सर प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसके तहत हम ज्वलंत विषयों पर बात करते हैं। विषय कोई भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, प्रादेशिक हो सकते हैं। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए 7 समंदर पार के बयान से हुई है, पर उसकी हलचल हमें अपने देश में बखूबी महसूस हो रही है। हमारा आज का विषय क्या है? हमारा आज का विषय है फंडिंग के रास्ते मोदी हटाने के वास्ते। ये भविष्य के संदर्भ में टिप्पणी नहीं है, ये अतीत के संदर्भ में टिप्पणी है, और इस टिप्पणी की बुनियाद अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक चर्चित बयान और पिछले एक सप्ताह का अमेरिका में हुआ घटनाक्रम है। अमेरिका इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। जो बाइडेन के बाद ट्रंप सत्ता में आए हैं, सब कुछ बदल देने के फेर में है, और उसी फेर के अंतर्गत 4 दिन पहले एक फैसला आया जिसमें यह बताया गया कि हम दुनिया भर के संदर्भ में जो फंडिंग करते हैं उसमें कटौती करने जा रहे हैं, खासतौर पर चुनाव के संदर्भ में। एलन मस्क के हवाले से यह बात आई कि तकरीबन 4000 करोड़ अमेरिका अपना बचाएगा इस फंडिंग को रोककर। ये फंडिंग की जाती थी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो उस फंडिंग के अंतर्गत ये निकल कर आया कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वोटिंग बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तकरीबन 182 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च किए गए थे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के संदर्भ में यह राशि तकरीबन 245 करोड़ थी। इस पर हम रोक लगा रहे हैं। पहले ट्रंप का यह बयान आया कि उनके पास पहले ही बहुत पैसा है, हमें पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है। लेकिन उसके बाद का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए इस चर्चा का आधार है। डोनाल्ड ट्रंप कल एक सम्मेलन में पहुंचे, सऊदी अरब की एक समिट थी, उसके अंदर वहां पर उन्होंने ये बयान दिया कि जो बाइडेन ने ये पैसा भारत में मौजूदा सरकार को पलटने की मंशा के तहत दिया, अर्थात मोदी को हटाने के वास्ते, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखली के लिए अमेरिका ने पैसे का इस्तेमाल किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के संदर्भ में अमेरिकन कोशिशों को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार माना जा रहा है, और 245 करोड़ रुपए की राशि वहां पर इस वास्ते खर्च भी की गई। तो भारत में इसकी गूंज होना स्वाभाविक थी। जब पहले ही ये 182 करोड़ के संदर्भ में उल्लेख आया था कि अमेरिका ने भारत के संदर्भ में खर्च किया, तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय, जो अपने बयानों के लिए, अपने ट्वीट के लिए सुर्खियों में रहते, उन्होंने कहा था ये पैसा किसके काम आया, भारतीय जनता पार्टी के वास्ते तो नहीं। तो कुल मिलाकर इस पृष्ठभूमि के बीच में आज समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में अमेरिका की एजेंसी के द्वारा किया गया खर्च दरअसल लोकतंत्र की मजबूती के लिए था, चुनाव के प्रति आम नागरिक की जागरूकता बढ़ाने के लिए था, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए था, या इसकी आड़ में कुल मकसद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के संदर्भ में था। क्या भारत जैसे देश में इस राशि के माध्यम से सत्ता पलट की कोशिशों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है? ये भी हमारा सवाल है। जटिल विषय है, पर हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से कोशिश करेंगे कि यह विषय सरलता तक आप तक पहुंचे। हमारी इस कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात तकरीबन 70-75 साल पहले कही होगी, क्योंकि उन्हें गए हुए ही तकरीबन 70 साल होने आए हैं। लेकिन उनकी ये सूक्ति, उनका ये विचार ट्रंप के दावे के साथ मेल नहीं खाता है। ट्रंप ने कहा कि मोदी को हटाने के लिए था, अर्थ का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मोदी तो बने हुए हैं। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुभव गलत था या ये कुछ अलग हो गया? इसे ध्यान में रखते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ यशवंत देशमुख हैं, संस्थापक हैं सी वोटर के, अंतर्राष्ट्रीय चुनावों का वृहद अनुभव रखते हैं, दुबई से हमारे साथ खासतौर पर जुड़ रहे हैं। मतलब दुबई में आजकल रहते हैं, अभी वो कहां से जुड़ रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो खुद ही बताएंगे वो कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत ही मुफीद शख्स हैं,
स्वयं भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपनी विद्वता के लिए ख्यात है, नवाचार के लिए ख्यात है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है विपक्ष को घेरने का, उस भाजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं, पूर्व पत्रकार भी हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। आज उनकी बल्ले बल्ले है, विषय ऐसा है, और इनके बीच में हमारे साथ आदित्य गर्ग जी हैं। ऐसे मुश्किल विषय के संदर्भ में आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने का साहस किए हैं, उनके साहस को प्रणाम है। प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम यशवंत देशमुख जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान का एक हिस्सा देखेंगे और फिर यशवंत जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। For voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India election. तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रशिया ने हमारे चुनाव के दौरान $2,000 खर्च किए थे, वो भी इंटरनेट पे ऐड के संदर्भ में। तो इतना बड़ा विषय बन गया था। भारत में $21 मिलियन खर्च कर दिए। क्यों कर दिए गए, ये पहले दिन का सवाल था। बाद में उन्होंने कहा कि जो बाइडेन वहां की सरकार को शायद बदलना चाहते थे। यशवंत देशमुख जी जरा हमें रोशनी दें। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए सत्ता पलट सबसे जरूरी है। इसके तहत क्या वाकई आप मानते हैं कि भारत में सत्ता पलट की कोशिश थी बाइडेन प्रशासन के द्वारा? और भारत जैसा देश जिसकी आबादी है 145 करोड़, वहां पर ये 150-200 करोड़ की राशि से सत्ता पलट के सपने को साकार किया सकता है? दोनों विषयों पर यशवंत जी आपकी टिप्पणी। पहली टिप्पणी तो यह है हिमांशु जी कि चाहे 150 से 200 करोड़ हो, चाहे 1,500 से 2,000 करोड़ हो, भारत में तख्ता पलट नहीं होते इस तरह से। ये बात सबको, पूरी दुनिया को समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र जो है हमारा, वो इतनी गहरी जड़ों के साथ में स्थापित है, जिसमें हमने पिछले, मतलब जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पीरियड हाल फिलहाल का पिछले 10 साल का है, उसको भी जब हम देखें तो इसी 10 साल में नरेंद्र मोदी 3 बार बैक टू बैक सत्ता में आए हैं, लेकिन कितने ही राज्यों में विपक्ष ने मिल करके भाजपा को धूल भी चटाई है, बुरी तरह से हराया भी है। तो इसलिए एक बैलेंस जो है वो बना हुआ है। और ये मौसमी जो बीच में हमारे यहाँ के कई बार कुछ विपक्ष के लोग ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मैं उस रुदन प्रणाली को भी एक्चुअली लोकतंत्र का ही हिस्सा मानता हूं हिमांशु जी। इसलिए मैं उसको भी मान के चलता हूं जी। जब तक हारने वाले के 2-4 टेसू भी ना निकले तो फिर लोकतंत्र किस बात का। हर एक को अपनी बात और अपनी बात को रखने, आखिर तो केपी उससे अलग है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन लोकतंत्र का अपने यहाँ का कोई आके कितना भी खर्च करे वो हिलने डुलने वाला नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन क्या उसके प्रयास नहीं होते? ये निस्संदेह प्रयास होते हैं। और जब प्रयास होते हैं हिमांशु जी, तो उसमें 1 रुपया भी खर्च अगर होता है तो वो स्क्रूटनी का हिस्सा बनना चाहिए। सवाल कितना फंड है, क्या फंड है, उसका बात नहीं है। सवाल ये है, अगर भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर कोई फंड दिया जा रहा है, तो एक तो विचित्र बात हिमांशु जी ये है कि जिस अमेरिका में जितना टर्नआउट होता है, उससे 15-20% ज्यादा टर्नआउट हमारे यहाँ भारत में नॉर्मली होता है जी, है ना। तो आप अपना टर्नआउट सुधार लीजिए, हमारे टर्नआउट पे आप चिंता मत बंद कीजिए। दूसरी बात, वहां की इलेक्ट्रेट की जो संख्या है, अब आपको पता है, मैं तो वहां काम भी करता हूं, तो मतलब मजाकिया लहजे में ही कहूं कि जितना आपके यहाँ के वोटर हैं, उतने हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो यार हमारे टर्नआउट की आप चिंता मत कीजिए, आप अपने टर्नआउट की चिंता कीजिए। लेकिन यह बात सही है कि बहुत तमाम चुनाव के इतर भी हिमांशु जी, तमाम तरीके से डीप स्टेट की फंडिंग अलग अलग राष्ट्रों में हमेशा से इस्तेमाल की गई है, सत्ता को उखाड़ने रखने के लिए या फिर एक अराजकता फैलाने के लिए भी।
और लोकतंत्र के नाम पे वो फंडिंग मुहैया कराई जाती रही है। ये भारत को आप हटा भी दीजिए तो खुद आपको अमेरिकी दस्तावेजों में पूरी दुनिया में ये हम जटिलता में पहुंच जाएंगे यशवंत जी, थोड़ा अपन सरलीकृत करते हैं। ट्रंप का सीधा आरोप यह लगाया गया है मियामी शहर में सऊदी सरकार की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में कि जो बाइडेन ने भारत में किसी अन्य नेता को जिताने का प्लान बनाया था। हम तब से इन सवालों को लोगों के बीच में देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी अभी अमेरिका यात्रा पर गए थे, ट्रंप ने उन्हें क्या दिया, भारत को क्या मिला। यात्रा के दौरान तो नहीं मिला, पर यात्रा से लौटने के बाद यह बयान जरूर मिला है कि देखो ये मेरे से पहले वाला जो था ना, इसने मोदी जी को हटाना चाहा था। इसको किस रूप में देखें यशवंत जी? आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, चुनावों के संदर्भ में आपको एक विशेषज्ञ के तौर पर मान्यता है। ट्रंप के बयान को भारत के राजनीतिक परिवेश में शरारत के रूप में देखना चाहिए या एक बड़ी साजिश का खुलासा ट्रंप ने किया है जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए? आपकी टिप्पणी। मैं दूसरे वाले हिस्से से ज्यादा अपनी सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें मानसी जी, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो या बाकी राष्ट्र भी हो, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेफ्ट और राइट का एक संघर्ष अब होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं मानसी जी कि पार्टियां जो अलग अलग राष्ट्रों की हैं वो अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग के ऊपर एक दूसरे की पार्टियों को समर्थन दे रही हैं। मसलन आप अगर देखेंगे तो जो टोरीज हैं इंग्लैंड के या फिर जो फार राइट पार्टीज जर्मनी में और बाकी जगहों पे उभर रही हैं, उनको जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है अमेरिका के रिपब्लिकन्स का, या वो लोग जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर इसको भारत के संदर्भ में भी जोड़ के देखूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और अब की बार ट्रंप सरकार वाला एक तरह से उन्होंने वहां पर नारा भी दे ही दिया था, वो भी कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल लाइन के ऊपर पोजीशनिंग दिखाता है अलग अलग राष्ट्रों की पार्टियों का। क्योंकि हमको ये बात पता है कि डेमोक्रेट्स जब जब आते हैं तब तब उनका थोड़ा सा पार्टी की पोजीशनिंग उनकी जो है अपने मुल्क की, उसके कारण वो एक माइनॉरिटी वोट्स के लिए ज्यादा हिलते डुलते हैं, फिर वो माइनॉरिटी वोट्स की उनकी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ये तमाम चीजें होती हैं। ये तमाम चीजें होती है। तो मुझे एक बात बताइए यशवंत जी, कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी तो अपदस्थ नहीं हो पाए, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार, समर्थन की सरकार में तो तब्दील हो गई। क्या ये ट्रंप का बयान नरेंद्र मोदी की जड़ों को मजबूत करने के लिए, भाजपा की जड़ों को मजबूत करने के लिए है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में समर्थन के बूते सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को मिली हुई मदद थी, जिसने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की राह को और भाजपा की राह को मुश्किल किया था? देखिए, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे नितांत राजनीतिक व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से ही सही या जिस कारण से भी अगर इस तरीके की बातों का खुलासा कर रहा है तो उसे गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। उसे आप, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं बोल रहा है भाई, राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। यशवंत जी कह रहे हैं इसे गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, और अगर इसे गंभीरता से लेते हैं तो विपक्ष, और विपक्ष में भी विशेष तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कटघरे में खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी पहले ही इन आरोपों की जद में है कि उनके साथ विदेशी शक्तियों के हाथ जुड़े हुए हैं जो इस देश को अराजकता की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ आदित्य गर्ग जी हैं। क्या कहते हैं गर्ग जी? 55 सीटों से 99 सीटों का सफर इसलिए हो पाया कि अमेरिका ने आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। इस आकलन से सहमत हैं आप? इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं, या आपका मानना है कि पैसा तो आया पर जो सत्ता में थे उनको बनाए रखने के लिए आया? किस नजरिए के साथ हैं? नमस्ते हिमांशु जी। ये बहुत ही विचित्र टॉपिक है, क्योंकि ये अडानी के टेम्पो भरने वाले आरोप जैसा नहीं है। जी। ये बैंक के खाते हैं, और आपको याद दिला दूं
कि इलेक्शन के पहले कांग्रेस का खाता इनकम टैक्स ने जब्त किया हुआ था। हमारा इनकम टैक्स के द्वारा खाता बंद था। अगर कोई पैसा आया भी होगा तो इनकम टैक्स को पता होगा, हमारे तो किसी काम में आया नहीं। दूसरी बात, ये जो बीजेपी की रणनीति है ये कहीं ना कहीं भटकाने की है। जहां पे कुंभ का गंगा का पानी का जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रदूषण के लेवल को छुपाने की बात हो, या दिल्ली में जो हड़कंप मची उसमें कितने मरे उसको छुपाने की बात हो। इसके पहले मैं आपका ध्यान कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी और जॉर्ज सोरोस के वो कनेक्शन के बारे में इन्होंने किया था डाइवर्जन। उसके पहले ये लोग ऐसे विचित्र भटकाने वाले आरोप लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में धक्का दिया, पार्लियामेंट का चप्पा चप्पा सीसीटीवी के अंदर आता है। क्या कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या उसका कोई निष्पक्ष निकला? उसका कोई कंक्लूजन था? यहाँ पे कुंभ में आप चप्पा चप्पा सीसीटीवी में आप एआई से कैलकुलेट करें कितने लोग आए, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि कितने मरे। ये तो बड़ी अजीब बात है। किसी भी बात का आरोप लगा दो और फिर पीछे हट जाओ, कोई जांच पड़ताल नहीं। मैं माफी के साथ आदित्य गर्ग जी इसमें हस्तक्षेप करता हूं। आप थोड़ा यशवंत जी की बात को गंभीरता से सुने होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। ये आरोप भाजपा नहीं लगा रही, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का कोई ट्वीट या बयान नहीं है जिसे अपन एक साजिश के तौर पर अनदेखा कर दें। देश अमेरिका है, वो जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर मान्यता प्राप्त है। सब मानते हैं अमेरिका की ताकत अन्य मुल्कों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन डोनाल्ड ट्रंप का भारत के संदर्भ में यह बयान है। तो क्या आदित्य गर्ग जी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी का प्रभाव अमेरिकन हुकूमत पर भी इतना ज्यादा हो गया है कि वो उनकी साजिशों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं? मोदी जी को मदद मिले इसलिए ट्रंप ऐसा बयान दे देते हैं। तो क्या आपने मोदी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सबसे बड़े नेता के तौर पर भी मान्यता दे दी है? यह सवाल मेरे जहन में आता है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। साहब, आज सुबह का इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो शायद आपने उसके बारे में बताना भूल गए होंगे, जहां पे ये भी लिखा हुआ था कि शायद ढाका और दिल्ली की कंफ्यूजन हो गई होगी क्योंकि ये सेम अमाउंट ढाका में उस समय की सरकार को प्राप्त हुआ था। आज सुबह की इंडियन एक्सप्रेस का ये कवरेज है। दूसरी बात, मोदी जी इस बार जो यूएस गए हैं, सिवाय मीडिया वालों के किसी को भी ये बात नहीं समझ आई कि हमारे आदमी, हमारे लोगों को पूरे विश्व में, और किसी को नहीं, सिर्फ इंडिया के लोगों को चेनों में बांध के इंडिया भेजा गया। उनके पास में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ड्यूटी लगाई। उनके पास में खड़े होकर उन्होंने बोला कि उनसे मोदी जी से सवाल पूछा गया अडानी जी के लिए, जिसका जवाब यह था कि वासुदेव कुटुंबकम का अडानी जी से कोई नाता नहीं है वैसे, पर क्योंकि मीडिया को यह बताना है कि हाँ विश्व गुरु हैं, वो विश्व गुरु को गेट तक, जबकि बाकी के प्रधानमंत्रियों को गेट तक लेने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, अपने विश्व गुरु को वो लेने तक नहीं गए, रिसीव करने तक नहीं गए। एक तरह का प्रोटोकॉल भी ब्रेक हुआ। यहां तक कि F-35 जो फाइटर जेट है, जिसका एलॉन मस्क ने पहले बोला था कि ये सबसे महंगा फालतू एक्सपेरिमेंट है, उसको इंडिया को बेचा जा रहा है। आप किस पैमाने पे बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा, बहुत सफल ट्रिप रहा? क्या मिला इंडिया को? अरे आप उलझ गए आदित्य जी। मैंने तो बयान के संदर्भ में बात की है। आपने मुझसे कहा कि क्या वो आपने इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखी? देखिए मैंने खबर, भाई आंकड़े अलग अलग हैं। 182 करोड़ भारत पे खर्च होने के संदर्भ में, 245 करोड़ बांग्लादेश के संदर्भ में खर्च होने के हैं। और आप क्या चाहते हैं? हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को अनदेखा कर दें, उनकी टिप्पणियों को अनदेखा कर दें और केवल इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर ही भरोसा करें? ऐसी आपकी मंशा है तो आप वो भी कह सकते हैं, आपका नजरिया। इसी तरह से मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज को इग्नोर कर दें
और आप सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे माने, जिन्होंने कुछ समय पहले चाइना को 20% का टैरिफ लगाने के लिए पूरा कैंपेन किया था और तुरंत इलेक्ट होते ही उसको 10% पे ले आए, और फिर बोले चाइना और हमारे बीच में तो ट्रीटी होनी चाहिए, उसी में ही दोनों का फायदा है। तो सब किसी भी चीज का जो कंक्लूजन निकालना है पे जल्दी मत कीजिए। ये बैंक के खाते हैं, बैंक से खर्चा हुआ है, बैंक में आया है, बैंक का पैसा है। बैंक की स्टेटमेंट निकालने में इनकम टैक्स को सिर्फ एक नोटिस देना है, या फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस वालों को, फेरा वालों को एक नोटिस देना है। तो आदित्य गर्गे जी कुल मिलाकर इस बयान को गंभीरता से लिए जाने को इंकार करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात को बहुत अहमियत दिए जाने के भी पक्षधर नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलटते रहते हैं। आदित्य गर्गे जी की यह सीधे तौर पर दलील है और वह इसके संदर्भ में उदाहरण भी दे रहे हैं। मुझे आना है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पास, लेकिन एक दखल ले लेते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का। शुक्ला साहब, आपसे जानना चाहता हूं, जितनी सहजता से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया आप तो भारत की निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए रहे हैं, बड़ा लंबा आपने काम किया है, बड़ा सराहनीय कार्यकाल आपका माना जाता है। लिंगदो साहब उस समय पर चुनाव आयुक्त तो हुआ करते थे। आपसे जानना चाहता हूं, इतना सरलीकृत मामला है क्या? 100-200 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ में अमेरिका जैसा राष्ट्र भारत में अपने पसंदीदा नेता को चुनवा ले, ऐसी सरलीकृत व्यवस्था है हमारी? ऐसा ही होता है? हिमांशु जी, अभी थोड़ी देर पहले देशमुख जी ने भी यही बात कही कि भारत के चुनाव को प्रभावित करना 100-200 करोड़ से भी संभव नहीं है और 1000-2000 करोड़ से भी संभव नहीं है। भारत में हमारा निर्वाचन आयोग और हमारी पूरी व्यवस्था इतनी अच्छी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि प्रभावित कर पाए या नहीं कर पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रभावित करने का प्रयास किया गया। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब इसमें जो देखने वाली बात है हिमांशु जी, बिल्कुल मैं बहुत संक्षेप में मैं पहले इस टिप्पणी पर एक प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं आलोक शुक्ला साहब, आपकी सहमति से। आपने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रभावित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि 100-200 करोड़ तो छोड़िए, 1000-2000 करोड़ से भी नहीं कर पाएगा। मेरा आपसे जानना यह है कि क्या अमेरिका जैसा मुल्क इतना नासमझ है कि यशवंत देशमुख और डॉक्टर आलोक शुक्ला जिस बात को समझ पा रहे हैं वो अमेरिका का तंत्र और अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति नहीं समझता होगा कि इतने पैसों से अपने पसंदीदा नेता को चुनवा लेना संभव नहीं है? मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक गंभीर किस्म का बयान है या ये एक शरारत है? क्योंकि जिस बात को आप दोनों लोग इतनी दृढ़ता के साथ कह दिए कि भारत के संदर्भ में ये संभव ही नहीं है, तो अमेरिका इतना नासमझ है क्या कि महज $21 मिलियन खर्च करके सोच रहा है कि सरकार गई? नहीं, इसीलिए जो मैं बात कहने जा रहा था वही कहूंगा हिमांशु जी, हमको ये समझना होगा कि ये जो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब कोई भारत के नेताओं के लिए नहीं कह रहे हैं। उनके निशाने पर जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको निशाने पर ले रहे हैं और साथ में हमारे लोग निशाने पर आ रहे हैं। मेरा बहुत सिंपल सा कहना यह है कि अमेरिका ने एक देश के रूप में, यूएसएआईडी तो अमेरिकी सरकार की एजेंसी है ना जी, तो बाइडेन साहब, तो ट्रंप साहब से हमें पूछना चाहिए कि साहब आप हमको बताइए कि हमारे यहाँ ये पैसा किस किस को दिया, और जिसको दिया गया है उसकी पूरी जांच कर ली जाए। हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास न जाने डीआरआई, हमारे पास न जाने कितनी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग ये हवाई बातों में क्यों उलझे हुए हैं? मुझे लगता है भारत सरकार को तुरंत एक ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए अमेरिका को। सवाल बाइडेन और ट्रंप का नहीं है, अमेरिकी सरकार है, और अगर अमेरिकी सरकार ने पैसा दिया भारत में किसी को, तो भारत का यह हक है जानने का कि किसको दिया, बताइए। और जिसको दिया फिर उसके बाद जब वो पैसा आया तो उसके पूरे अकाउंट, जैसे अभी कहा गया, खंगाले जा सकते हैं और उनकी पूछताछ की जा सकती है, पता किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या भारत में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार काम करती हैं कि भारत में मतदाताओं को जागरूक किया जाए, उनके वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए काम किया जाए? क्या भारत में इस प्रकार की जरूरतों को आप भी महसूस करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इसके दखल को मंजूरी भी रहती है चुनाव आयोग की? क्या आप हमारी चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जरा पैसे भेजिए, हमसे तो हो नहीं पा रहा है?
पहली चीज तो ये कि चुनाव आयोग किसी भी विदेशी संस्था से या किसी भी देशी संस्था से कोई पैसे नहीं लेता, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो मैंने छोटा मोटा रिसर्च किया वो ये है कि एक CEPPS नाम की संस्था है, कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। इस संस्था को USAID से पैसा मिला था ऐसा कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स अमेरिका की सरकार से पूछना चाहिए। इस संस्था की वेबसाइट डाउन है, जब से ये बात आई है तब से संस्था की वेबसाइट ही डाउन है। अब ये संस्था भारत की संस्था नहीं है, विदेशी संस्था है। उस विदेशी संस्था को अगर USAID ने पैसा दिया तो उसने भारत की किस संस्था को पैसा दिया, ये सब पता करने की बात है। ये सब पता करने की बात है, पर कुल मिला के ये गंभीर विषय है। इस विषय पर आलोक शुक्ला साहब भी बहुत मुखरता के साथ में है। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या हैसियत बनाई है भाई आपने, आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लगे हैं आपको उखाड़ देने के लिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, जैसा मुझसे पहले देशमुख जी ने भी कहा और दूसरे पैनलिस्ट साथी ने भी, कि भारत का जो प्रजातंत्र है उसकी जड़ें, उसका अधिष्ठान बहुत मजबूत है और कोई 100-200 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ से भी भारत के प्रजातंत्र की गहरी जड़ों को प्रभावित करने में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है हम मजबूत हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मिटाने की कोशिश करने वाले कोशिश नहीं करते या नहीं करेंगे। आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी कह रहे हैं कि खाते देख लो, खातों की जांच हो जानी चाहिए। पता चल जाएगा, निश्चित तौर पर पता चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका तो खास तौर पर प्रत्यक्ष। मैं अभी आपकी डिबेट में आने से पहले एक पूर्व अमेरिकी राजदूत उनकी पुस्तक के संदर्भ में कुछ पढ़ रहा था और एक पूर्व अमेरिकी राजदूत ने अपने संस्मरणों में विधिवत लिखा कि कांग्रेस की सरकार को भारत में लोकतंत्र को, उसने लिखा कि हमने भारत में लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए, सरकारों को हिलाने डुलाने के लिए 2 ही बार सीधा दखल दिया और वो दोनों बार डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए गए। उस समय कांग्रेस पार्टी के शायद मित्र नहीं थे, आजकल ज्यादा मित्र हैं, कम्युनिस्टों की पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों को गिराने के लिए, उनको वहां से अपरूट करने के लिए। और गजब की बात वहां लिखी है कि इन्होंने मांगे, यानी कांग्रेस ने पैसे मांगे, अमेरिका ने CIA के मार्फत वो पैसे दिए। तो जिस कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष पैसे मांगने का भारत में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को कुप्रभावित करने के लिए या अपने विरोधियों को निपटाने के लिए इतिहास हो, वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये तो सीधे आरोप की बात है। अच्छा, मेरे 2 इससे उलट सवाल हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, और बारी बारी से पूछूंगा। पहला तो सवाल इस बात को लेकर है कि ट्रंप जी ने कहा कि बाइडेन चाहते थे नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति जीते। क्या किए थे आप लोग ऐसा? क्या कर रहे थे ऐसा? आप तो बताते थे जो बाइडेन के साथ में मोदी जी के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की स्वीकारता है, भाजपा का गौरव बढ़ रहा है और बाइडेन के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं। क्या किए थे आप ऐसा जिसके चलते हम ट्रंप की बात पर एतबार करें कि जो बाइडेन को मोदी जी का प्रधानमंत्री रहना बर्दाश्त नहीं था? क्या किए थे आप ऐसा? मैं ये कह रहा हूं कि हम जो कर रहे थे वही हम आज कर रहे हैं, और वो है भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक भारत वो मजबूती से आगे बढ़ा है हर मोर्चे पर, वो सामरिक मोर्चा हो, आर्थिक मोर्चा हो, या फिर अपने स्वाभिमान के मामले में। नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं, वो मजबूती। वो कोलंबिया जैसा देश अपने विमान को भेजकर अपने लोगों को बुलवा ले रहा है, और हमारे लोग कैसे आ रहे हैं इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा है, आपकी जानकारी में वीरेंद्र जी। पर अभी बात को थोड़ी संजीदगी के साथ ही रखते हैं। बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल में कभी यह स्वर नहीं आया कि अमेरिका को भारत की तरक्की भा नहीं रही है, अमेरिका के मौजूदा निजाम को भारत का मौजूदा नेतृत्व भा नहीं रहा।
आप लगातार ये बता रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं, नई ऊंचाई को स्पर्श कर रहे हैं, बाइडेन के साथ में मोदी जी का व्यक्तिगत संबंध है। इसलिए मेरा ये सवाल वापस आपसे, ऐसा क्या था जिसके चलते आप ट्रंप की बात पर एतबार करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, जो बाइडेन नहीं चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहें? इस बार आपकी कोई टिप्पणी? मुझे कहने देंगे आप तो मैं कहूंगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप के बाइडेन के समय में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आई, इस तरह की कोई बात आधिकारिक रूप से नहीं आई, और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारत की सरकार ने भी उनके साथ सीधे तौर पर सींग फंसाने की बात नहीं कही। वो एक बिल्कुल भिन्न विषय है। परंतु भारत में भारत का मजबूती से आगे बढ़ना वो किसी को भी क्यों भाएगा? सरल सा उत्तर है इसका। तो भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत का मजबूती से आगे बढ़ना, भारत विरोधी तत्व जो अमेरिका में बैठे हैं या दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बैठे हैं और भारत में रहकर, भारत का खाकर, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, इस तरह की सोच रखने वाली कांग्रेस पार्टी, ऐसे सारे तत्व मिलकर मोदी विरोधी और भारत विरोधी साजिशों का सिलसिला लंबे समय से चला रहे थे। हम जो कह रहे थे बार बार, जब वो कहते हैं वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, उस स्टेट शब्द का अर्थ केरल राज्य नहीं है, उस स्टेट का अर्थ तेलंगाना राज्य नहीं है, हरियाणा राज्य नहीं है। इंडियन स्टेट मीन्स भारत का प्रजातंत्र, सॉवरेन नेशन भारत। इंडियन स्टेट की परिभाषा यही है। इंडियन स्टेट मीन्स इंडियन नेशन। और जब उस पार्टी का नेता जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कहता है मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो मंशा निर्विवाद रूप से साफ होती है। हम पहले से ही कह रहे थे ये इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, और इसी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हमने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित ट्रस्टों, फाउंडेशनों, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन भी शामिल है, इनके समर्थित एनजीओज, इनकी फॉरेन फंडिंग और इनके सोरोस इत्यादि के साथ जो सुर ताल मिले हुए थे, उसको लेकर सार्वजनिक रूप से कहा ही है। और रही बात जांच की, परम मित्र डॉक्टर द्विवेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं जांच हो जानी चाहिए खातों की। हो जाएगी साहब। अभी तो हमने जो आरोप लगाए थे उसकी आधिकारिक पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है, किसी गली मोहल्ले के व्यक्ति ने नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि हमें भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करने की आखिर क्या जरूरत थी। मैं शंका नहीं व्यक्त कर रहा हूं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा था। क्या यह सत्य नहीं है डॉक्टर साहब? क्या ये सत्य नहीं है डॉक्टर साहब? ये सवाल है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का। मेरा सवाल तो दूसरा था कि आपके होते हुए देश के खिलाफ ऐसी साजिश को क्रियान्वित कैसे कर लिया गया, इसका उत्तर नहीं दिया वीरेंद्र सिंह चौहान ने। पर उन्होंने कहा कि आगे पता चल जाएगा, ट्रंप ने पुष्टि कर दी है, हम उस पुष्टि का इंतजार करेंगे। लेकिन अभी वापस यशवंत देशमुख जी के पास आना चाहेंगे। ऐसे आरोप जनमानस पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, इसके संदर्भ में भी आपका बड़ा अध्ययन है। ट्रंप का यह आरोप भारत की राजनीति को भविष्य में किस रूप में प्रभावित करेगा? यह भाजपा की अनुकूलता और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है, या ट्रंप इस बयान के माध्यम से अमेरिका में अपने कुछ हित साध रहे हैं? इस पर आपकी दृष्टि यशवंत जी। दोनों ही चीजें हैं हिमांशु जी। मतलब ट्रंप, स्वाभाविक सी बात है, एक तो उनको इस बात के अच्छी खासा आइडिया है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो अगर भारत में नरेंद्र मोदी या भाजपा के लिए कुछ हितैषी या उनका फायदा करने वाली बात होगी तो वो अपनी दोस्ती निभाएंगे उस लिहाज से। ये बात उनको अच्छे से पता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इससे क्या निकाल रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि दरअसल कितना दिया गया, किस पर्पस के लिए दिया गया। मुझे पिछले 10 वर्षों में कई बार हिमांशु जी लगा कि कई सारे ऐसे तथाकथित आंदोलन चले हैं जिन आंदोलनों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो अराजकता फैलाने वाले आंदोलन रहे हैं।
और मैं चूंकि उन विषयों के ऊपर सर्वे करता रहा हूं, तो मुझे हमेशा ये बात आश्चर्यचकित लगी, थोड़ी करने लायक लगी, कि जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर के राय दूसरी है। मसलन एक छोटी सी चीज बताऊं आपको, जिस समय किसान आंदोलन नाम की चीज चल रही थी, मुझे ये बहुत आश्चर्य कर रहा था कि जब हम बार बार सर्वे में किसानों से देश भर में पूछते थे, तो देश भर के किसान केवल 2 राज्यों को छोड़ करके ज्यादातर चाहते थे कि रिफॉर्म्स लाए जाएं और उनको अपने अनाज को कहीं पर भी बेचने की सुविधा मिले। तो जब इतनी बड़ी बहुतायत में एक मेजॉरिटी जो कह सकते हैं बहुसंख्य किसान ये चाहते थे, तो विरोध किसका चल रहा था? सिमिलरली जब सीए एनआरसी वाली बात हो रही थी, हम लगातार इसके ऊपर सर्वे करके पूछ रहे थे, बहुतायत में बहुसंख्य जनता इंक्लूडिंग अपोजिशन के जो वोटर है वो भी कह रहे थे कि इसमें क्या दिक्कत है, संहिता बननी चाहिए, मुझे तो अपना कागज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट है मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो ये थोड़ा सा मिसमैच होता था। मंशू जी, क्या होता है जब कोई आंदोलन होता है ना, जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ था उस समय के सर्वे में कोई भी पार्टी के लोग हो उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पे उतरना चाहते थे, एक व्यापक उसको पूरे भारतीय समाज में उसकी एक ग्राह्यता थी, उसको एक समर्थन था। कुछ एक जो आंदोलन पिछले अराजक किस्म के 2-3 बार हुए, उसमें मुझे ये विरोधाभास लगा कि ये जमीन से वैसे जुड़े हुए नहीं लग रहे हैं, फिर ये इतनी फंडिंग और उस तरीके का मूवमेंट अराजकता का कैसे हो रहा है? तो मुझे लगता है कि जिस अब आप कह सकते हैं कि पिटारे को खोल दिया है ट्रंप साहब ने, उस पिटारे में से ये अभी बहुत सारी चीजें और शायद निकलें, और निकलनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ट्रंप साहब कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र है, कतई नहीं है। मैं तो ट्रंप साहब क्या, मैं किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर, आंख मूंद के ऊपर कभी भरोसा नहीं करूंगा, और भारत की जनता करती भी नहीं है। ये आपको एक और क्लासिकल बात बताएं कि वो किसी विदेशी या खासतौर पे अमेरिकन राष्ट्रपति पे आंख मूंद के तो हमारी जनता कभी भी भरोसा नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी जिस किसी भी उद्देश्य से उन्होंने ये पिटारा खोला है, मेरा मानना यह है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस पिटारे में से हमें कम से कम ये निकालना चाहिए कि क्या कहां पे कब कब डीप स्टेट ने भारत में अराजकता फैलाने के लिए उद्देश्य से कहीं ना कहीं फंडिंग की है, और अगर की है तो फंडिंग कहां गई, क्यों गई, कब गई, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यशवंत जी का मानना है कि जब खुल गया है अगर ये पिटारा, तो अब सत्य तो सामने आए, इसके लिए ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। क्या कहते हैं आदित्य गर्ग जी, ये सच आपको कितना भारी पड़ सकता है? डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब बता रहे हैं जिसको पैसे मिले थे उसकी वेबसाइट बयान आने के बाद से डाउन हो गई। पहली प्रतिक्रिया भाजपा की कम, वेबसाइट की ज्यादा आई। क्या कहते हैं? हिमांशु जी, मैं आज आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता को ये चैलेंज देता हूं कि इस केस का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ना कोई दस्तावेज निकलेंगे, ना किसी के बैंक अकाउंट खुलेंगे, और ना कोई जांच बैठेगी। ये जो प्रक्रिया है, ये 2 तरह की भाजपा है। एक भाजपा ट्विटर भाजपा है और एक भाजपा राजनीतिक भाजपा है। ये ट्विटर भाजपा का एक एजेंडा है। ये ट्विटर भाजपा का जो करती है उसका राजनीतिक भाजपा का कोई काम नहीं होता है उसके लिए। ये एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, जो 1500 लोगों के ऊपर ईडी की केस हुए हैं, उसमें से सिर्फ 24 लोगों के ऊपर कोई भी रिजल्ट आया है, बाकी के किसी के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये बस एक ठंडे बस्ते में डालने वाली चीज है जिसको जब चाहे जब ट्विटर पे ट्रेंड कर सके। तो मैं थोड़ा आपकी बात से अचंभे में हूं। क्या आप इस बात के लिए हिमायत नहीं करेंगे कि अगर ट्रंप ने बोला है सच सामने आना चाहिए? हो सकता है इसका उलट हो। भाई आप इसमें क्यों एतबार कर रहे हैं कि वो हटाने के लिए पैसा खर्च किया गया? हो सकता है जो नेता सत्ता में उसे बनाने के लिए भी हो। आपकी इच्छा नहीं है कि इसका सच सामने आना चाहिए, या आप भी इत्तेफाक रखते हैं हाँ मोदी जी के संबंध बाइडेन से अच्छे नहीं थे, इसलिए हो सकता है बदलना चाहा होगा? क्या कहते हैं साहब? आज भारत के राष्ट्रपति 140 करोड़, भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी भी तरह से किसी के भी साथ में कोई गलत संबंध हो। हम यही चाह रहे हैं कि इसका व्हाइट पेपर निकले।
हम चाहते हैं कि बैंक अकाउंट खोलो, हम चाहते हैं आप रिपोर्ट दें, हम चाहते हैं आप जेपीसी बैठा, हम चाहते हैं आप इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये भी सामने आएगा कि पीयूष गोयल जी के अंडर में रेलवेज को सोलर मॉडिफिकेशन के लिए यूएस एड ने ही पैसा दिया। अन्ना हजारे जी की बात निकली, मैं बहुत खुश हूं, यशवंत जी ने बोला कि फार्म प्रोटेस्ट में तो फॉरेन फंडिंग हो सकती है। क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में यूएस एड का हाथ था या नहीं था? उसके जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रोटेस्ट के जिस बाद में जब अन्ना हजारे यूएस गए तो उनको वहां पे वार्म वेलकम दिया गया अमेरिका द्वारा। क्या ये भी एक चीज है जो जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेता हूं आपसे, फिर डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास चलूंगा। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के नेता ये बता रहे थे कि देखो मोदी जी को तो कोई ढंग का रिस्पॉन्स ही मिला ट्रंप के पास में, अमेरिका में तो मोदी जी की बड़ी बेइज्जती हुई, देखो उन्हें तो रिसीव करने भी नहीं आया। अभी आप भी उल्लेख कर रहे थे हमारे साथ बातचीत में। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को क्या कहेंगे? उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की है या कुल मिला के एक सच्चाई सामने रखी है? ट्रंप यहीं पे नहीं रुके हैं। ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा है कि ये बहुत बड़ा खुलासा है और इसके बारे में हम विस्तार से भारत सरकार को बताएंगे भी। क्या कहते हैं, दोस्ती, दुश्मनी या कुछ और? पहली बात तो ये सभी प्रवक्ता यहाँ पे जो बैठे हैं इस बात से मेरे से अग्री करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सग्गों का भी सग्गा नहीं है ना। जब वो बोलते हैं कि मैंने मदद की तो आप कहीं ना कहीं भाजपा के पैसे जो आ रहे हैं, जो रेलवेज को मिल रहे हैं, जो जयशंकर जी जा रहे हैं, जो डिमोनेटाइजेशन के पहले फंड्स आए थे कि डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, उसका भी खुलासा होएगा। जो आपने स्मृति ईरानी को एम्बेसडर बनाया, उसका भी खुलासा होएगा। और इसी तरह 10 अलग अलग चीजों का जहां पे यूएस की फंडिंग है। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री जो है 1993 में शायद जब वो यूएस गए थे तो यंग पॉलिटिशियंस की एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए थे, वो भी यूएन एड की थी, तो यूएस एड की थी। तो क्या आप कहना चाह रहे कि सारे ही फंड्स जो उन्होंने किया, जो सभी काम जो वो कर रही है, जो सारा ही पैसा वो दे रही है, वो सब गलत है? तो उसमें बीजेपी भी शामिल है। उसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आदित्य गर्ग जी ने उठाया जिसपे बतौर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आलोक शुक्ला साहब आपकी टिप्पणी चाहिए। आज हमें इस बात पर शिकायत हो गई कि हमारे यहाँ मतदाताओं को जागरूक करने के संदर्भ में, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के संदर्भ में अमेरिका कौन होता है खर्च करने वाला, या उसे क्यों करना चाहिए? यशवंत जी ने कहा उनसे तो अपने देश में नहीं होता, हमारे देश के संदर्भ में क्या करेंगे? पर हम तो बड़े लालायित रहते हैं अपनी दुनिया भर की समस्याओं के संदर्भ में समाधान के लिए विदेशी पैसे, विदेशी मदद, विदेशी चंदे के संदर्भ में। क्या आपको नहीं लगता है इस प्रकार के सवाल आने वाले समय में हमारी उन चुनौतियों की लड़ाई के संदर्भ में फंडिंग पर प्रतिकूल असर डालेंगे? क्योंकि कौन सी फंडिंग कब संदिग्ध हो जाए इसका तो पता ही नहीं। हिमांशु जी, मैं तो इस बात को से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि भारत जैसे देश को, जो हम अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हमारा इतना बड़ा इकोनॉमिक माइट है, हमको बायलैटरल फंडिंग तो लेना ही नहीं चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो कोई दूसरा देश हो, अगर आपको पैसे दे रहा है तो वो आपका भला करने के लिए नहीं दे रहा है, वो अपना भला करने के लिए दे रहा है। तो अगर हमें फंडिंग लेना ही है तो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है या ऐसे जो मल्टीलैटरल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हम छोटी मोटी फंडिंग ले लें, वो भी सिर्फ इसलिए कि साथ में हमको कोई टेक्नोलॉजी मिल रही है जो हमारे पास नहीं है, तब अलग बात है। लेकिन भारत भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़ा है किसी दूसरे देश के आगे और हम बायलैटरल फंडिंग लें, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं। और देखिए, दूसरी चीज ये कि कम से कम जो सरकारी फंडिंग आती है, चाहे वो अभी रेलवे की बात हो रही थी या दूसरी बात हो रही थी, वो तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के माध्यम से आती है, भारत के बजट में रहती है। हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हमको आत्मनिर्भर न केवल बाकी चीजों में होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारी आत्मनिर्भरता हमारे फाइनेंसेस में ही होनी चाहिए, और बायलैटरल फंडिंग तो हमको बिल्कुल रिजेक्ट करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी की है।
तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अब निर्णायक बातचीत आपसे है। क्या आपको नहीं लगता अब निर्णायक समय आ गया है आपके द्वारा ऐसे साहसिक फैसले लेने का, जब देश आत्मनिर्भर हो चुका है, विश्व की बड़ी ताकत होने के संदर्भ में दावा होने लगा है, तो हमें खैरात के रूप में मिलने वाली मदद, जिसके संदर्भ में डॉक्टर आलोक शुक्ला का अनुभव ये बोलता है, ये मदद कुछ नहीं होती है, होता है इसमें उनका अपना हित ही है, देश का शोषण ही होता है। अब इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके संदर्भ में मोदी सरकार के द्वारा सख्त फैसले लिए जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। देखिए, एक बात डॉक्टर हिमांशु जी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपको उसका एहसास मेरे कहने से पहले भी होगा, मुझे इस बात का विश्वास है। वो ये कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसे एनजीओज पर शिकंजा कसने का एक बड़ा सिलसिला हमने शुरू किया था और प्रभावी तरीके से अनेक ऐसे कथित गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों की कमर तोड़ने का क्रम वो भारत में शुरू हुआ था, जो भारत के बाहर से पैसा लेकर के और उसका फिर भारत में अनेक प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, जिसमें धर्मांतरण भी एक मोर्चा रहता है। भारत में भारतीयों का धर्मांतरण करके और भारत विरोधी उनको बनाने के लिए काम चलते रहे हैं। ऐसे लोगों का रास्ता रोकने का सरकार ने प्रयास किया था। हम पहले दिन से लगातार ये बात कहते रहे हैं डॉक्टर साहब कि विदेशी फंडिंग वो हमारे विरोधी, राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक विरोधियों की अगुवा इंडी गठजोड़ की अग्रणी पार्टी कांग्रेस पार्टी लेती रही है और भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर उनसे पैसा लेकर, चीन भी उसमें शामिल है और दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस या उनके चेहरे कुछ हो सकते हैं, नाम कुछ हो सकते हैं, उनसे फंडिंग लेकर के अंततोगत्वा, वो नाम कुछ भी हो, उसका बहाना कुछ भी हो, लेकिन उन सारे जो उन फंडिंग के चैनल्स का जो मकसद है वो भारत में अस्थिरता, अराजकता फैलाना रहा है। हमारी उसी बात को कहीं ना कहीं जो ये ताजा घटनाक्रम है उसको प्रमाणित करता है। हाँ, इस घटना चक्र के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इनपुट मिलने के बाद अगर वो ऑनेस्टली हमको कुछ इनपुट शेयर करते हैं, तब भी नहीं करते, तब भी भारत सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे तत्वों की देसी हरियाणी में कहना एग्रीजोन कंपनी ने बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो गन्ने की गुड़ाई करता है। एक तो ये एडजस्टेबल है, इसमें वेल्डिंग का कम से कम प्रयोग किया गया है, सारा सिस्टम नट बोल्ट का है, सारी लेबर बचत, टाइम की बचत, डीजल की बचत, इसमें कोई कमी नहीं है। ये मेरा दावा और वादा है। भारत से बाहर भी अगर कोई ऐसे तत्व हैं, चाहे वो किन्हीं से सपोर्ट किए जाते हो, उनको भी पक्षे जाने की कतई कहीं कोई गुंजाइश डॉक्टर साहब नहीं है, ये कहना है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का। तो हम कुल मिलाकर इस बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो ट्रंप के द्वारा दिया गया बयान दरअसल एक गंभीर पड़ताल की जरूरत का एहसास हमें कराता है। अगर भारत की सार्वभौमता को, भारत की संप्रभुता को क्षति पहुंचाते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत की सियासत में दखल देने की कोशिश में है, तो वो चेहरे सामने आने चाहिए। किन्होंने ये दखल चाहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी दखलंदाजी को स्वीकारते हुए कौन इस देश में बैठा हुआ मददगार हो गया, वो चेहरे जानने का हक देश को है। क्या उम्मीद करें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो वास्तविक चेहरे आने वाले समय में हमारे सामने आएंगे, जिनके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि इस देश की सियासत के अंतर्गत फैसले देश की जनता ने ही लिए या देश से बाहर बैठे हुए लोगों ने वो फैसले हमसे करा दिए। जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, इस प्रकार के हालात सामने आते हैं, तो अपने नेताओं पर हमारा विश्वास डिगने लगता है। कुछ उसी को व्यक्त करते हुए हमारा आज का शेर ये कहता है कि कैसे कैसे हैं रहबर हमारे,
कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी इस किनारे कभी उस किनारे। राजा इलाहाबादी ने जो ये बात कही थी ये व्यथित करने वाली है। इस व्यथा के साथ मुझे दीजिए याद, सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।